अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक इंजरी लेवल एंड इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। बेसिकली ये प्लान्स थे। कोई भी जब मैनेजमेंट करनी हो उससे पहले प्लान किया जाता है कि इस पूरे प्रोग्राम को किस तरह से मैनेज किया जाए। उसके लिए डिसीजंस लिए जाते हैं। जिस तरह हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में मैनेजमेंट से पहले डिसीजंस भी पढ़े, मैनेजमेंट से पहले प्लान्स भी पढ़े। अब मैनेजमेंट से पहले डिसीजंस क्या थे, प्लान्स क्या थे? वो थे इकोनॉमिक इंजरी लेवल, वो थे इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, वो थे डैमेज बाउंड्री क्या होती है, वो थे किस जगह पर जाके हमें इंसेक्ट पेस्ट डैमेज कर सकते हैं। ये बेसिकली थे सारे के सारे प्लान्स। अब हम क्या करेंगे, उन प्लान्स को मद्देनज़र रखते हुए मैनेजमेंट करेंगे। अब मैनेजमेंट करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 7 पेस्ट मैनेजमेंट थ्योरी। पेस्ट मैनेजमेंट थ्योरी जैसे कि नाम से जाहिर है कि हम इसमें पढ़ेंगे मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है। थ्योरी का मतलब आपको पता है कि किसी भी चीज़ की वजाहत। अब इसमें मैनेजमेंट को पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा। अब मैनेजमेंट में दो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द पेस्ट की कितनी टाइप्स हैं, और फिर उनके अगेंस्ट हाउ मैनी स्ट्रेटजीज विच वी आर यूज्ड। ये दोनों चीज़ों को जब हम पढ़ लेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट अगेंस्ट द पेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेस्ट स्ट्रेटजीज का। Strategies. What is strategies? Strategy basically is a overall plan. अगर कोई मैनेजमेंट करनी है लाइक इकोनॉमिक इंजरी लेवल, लाइक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, स्ट्रेटजी भी क्या है? इट इज़ अ ओवरऑल प्लान। उधर आप डिसीजन ले चुके, उधर आपने प्लान बना चुके। अब ये जो पूरे का पूरा आपने प्लान बनाया है, अब यहाँ उसकी इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, यहाँ उसको पुट करना है। तो स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होता है? इज़ अ ओवरऑल प्लान ओवरऑल प्लान का मतलब है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मेथड्स भी आएंगे। जिस तरह से आपने टूर बनाया, टूर का इरादा किया, यहाँ से आपने जाना था कहीं दूर मरी की तरफ, और रास्ते में आपने स्टॉप करने थे लाहौर में। ये क्या है? आपका छोटा स्टॉप। उसके बाद आपने क्या करना था? इस्लामाबाद। उसके बाद आपने मरी। अब ये जो एक बड़ा प्लान था यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक का, यहाँ से लेकर मरी तक का, दैट इज़ द स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी के अंदर छोटे छोटे मेथड्स होते हैं। जिस तरह समझने के लिए आपको स्टॉप का बताया कि बड़े प्लान के अंदर छोटे छोटे मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स को बोलते हैं टैक्टिक्स। टैक्टिक्स क्या है? बेसिकली दीज आर द मेथड्स। दीज आर द मेथड्स किसके लिए? विच वी यूज इन अ स्ट्रेटजी। ठीक। अब सिंपल वर्ड्स में देख लें कि वन स्ट्रेटजी ठीक इज इक्वल टू मल्टीपल टैक्टिक्स। ठीक हो गया? समझ आई कि एक स्ट्रेटजी में बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं। सो दैट इज द स्ट्रेटजी एंड दैट इज द टैक्टिक। अब पेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने समझनी है स्ट्रेटजीज। पेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो सिंपल हो गया। अब पेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी समझने से पहले एक बहुत अहम चीज़ है, वो है GEP वैल्यू।
GEP वैल्यू बेसिकली ये है क्या? GEP स्टैंड्स फॉर द जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। General equilibrium position is the long term average density। GEP वैल्यू ऑफ द पेस्ट की अगर डेंसिटी देखनी हो किसी जगह पर, पेस्ट की पॉपुलेशंस को देखना हो, तो वहाँ पर उसको साइंटिफिकली कहते हैं GEP। GEP वैल्यू इज अ जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये कि एक पेस्ट किसी फील्ड में कितनी देर तक अपनी डेंसिटी को बरकरार रख पाता है, दैट इज द GEP। उम्मीद है कि आपको GEP की समझ आ गई। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट ऑफ की तरफ, वो है स्ट्रेटजीज। Strategies basically in IPM we use 4 types of the strategies. 4 strategies. वो 4 strategies कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है डू नथिंग स्ट्रेटजी। डू नथिंग स्ट्रेटजी। डू नथिंग जैसे कि नाम से जाहिर है कि यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? हियर GEP वैल्यू ऑफ S लाई वेरी बिलो टू इकोनॉमिक इंजरी लेवल। डू नथिंग स्ट्रेटजी में हमने कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो GEP वैल्यू होगी, जो पेस्ट की डेंसिटी होगी, वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल से बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा दूर होगी। जिस तरह से एक ग्राफ में देख लें आप, ये ग्राफ है, ठीक, ये क्या है? टाइम है, ये क्या है? इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। अब नंबर ऑफ इंसेक्ट्स यहाँ पर इनकी आ गई GEP वैल्यू, यहाँ पर है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अब अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो पेस्ट जो इधर काम कर रहा है उसकी GEP वैल्यू EIL से बहुत नीचे, यानी कि उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इकोनॉमिक इंजरी कर सके। सो दैट इज़ वाई वी डू नथिंग इन दिस केस, बिकॉज here the population densities are very below to the economic injury level. Even in the highest fluctuations we warrant no action. अब यहाँ पर एक पीरियड आया कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई पेस्ट की इनकी निस्बत, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि इकोनॉमिक इंजरी को कर सके, हमारी इकोनॉमिक डैमेज कर सके। तो दैट इज़ वाई वी डू नथिंग। हाँ, अगर एक पेस्ट हो और उसके साथ कोई और पेस्ट आ जाए, समझ आए, एक पेस्ट हो उसके साथ कोई और पेस्ट आ जाए, जैसे यहाँ पर एक पेस्ट था, दूसरा पेस्ट भी आ गया, उसके बाद फिर तीसरा पेस्ट भी आ गया, और तीसरा पेस्ट जब आ गया, 2-3 पेस्ट ने इतनी डेंसिटी कर दी कि अब ये टच कर रहे हैं इकोनॉमिक इंजरी को। अब हेयर वी डू समथिंग, करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2 पर, वो है रिड्यूस नंबर स्ट्रेटजी। रिड्यूस नंबर स्ट्रेटजी, अगर आप नाम ही सिर्फ समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट वी डू इन दिस केस। इन दिस केस
we reduces the number of the pests by different methods. reduce number स्ट्रैटेजी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें GEP वैल्यू नीचे होता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल से, लेकिन हाईएस्ट फ्लक्चुएशंस में बाज़ दफ़ा वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंच जाता है। सही। अब जब इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंच गया, ये देखें ये ग्राफ है, बेसिकली ये क्या है, एस नंबर GEP वैल्यू, और ये क्या थी, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अब इसकी जो ग्रोथ है रिड्यूस नंबर में, वो पेस्ट इधर करता रहता है ग्रोथ, लेकिन बाज़ दफ़ा वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल को क्रॉस कर जाता है, या यहाँ से ये क्रॉस कर रहा है। अब जब यहाँ पर क्रॉस करेगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे, कोई ना कोई स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे जिसकी वजह से क्या हो, वी रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पेस्ट्स। समझ आ रहा है। अब यहाँ पर जब इकोनॉमिक इंजरी लेवल हो रहा है, यहाँ पर हम लेंगे एक्शन लेंगे। वो एक्शन क्या होंगे, जाहिर सी बात है कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए जो पेस्ट के नंबर को क्या कर दे, इनक्रीज कर दे। नहीं, वो पेस्ट के नंबर को डिक्रीज कर दे। अब डिक्रीज किस तरह से किया जाएगा, डिक्रीज करने का अगर दो कंडीशंस हैं, इफ पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी हाई, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज़्यादा हो गई यहाँ पर, तो फिर क्या किया जाएगा, फिर मल्टीपल वर्क्स, फिर हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, we only dampen the population P, we only dampen population P। डैम्पर का मतलब होता है कि जरा सी उसको नीचे कर दो। ये इकोनॉमिक इंजरी था, इसको काट कर यहाँ तक ले आए, नीचे तक, ताकि इंजरी ना हो, इंजरी से नीचे रहे। बेशक इंजरी लेवल के साथ साथ चलता रहे, लेकिन इकोनॉमिक डैमेज ना हो। अगर पॉपुलेशन कम हो तो ओनली डैम्पन्स द पॉपुलेशन पी, लेकिन अगर ज़्यादा ऊपर चला गया पॉपुलेशन डेंसिटी, तो फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब हमने फर्ज कर लिया कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 2 से 3 मेथड्स अप्लाई करेंगे जिनकी वजह से उनके नंबर को रिड्यूस किया जा सके। वो 2-3 मेथड कौन कौन से हैं, एक तो है वी रिड्यूस कैरिंग कैपेसिटी, फर्स्ट वन है रिड्यूस कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए उसके हैबिटेट की फेवरेबलनेस। जिस तरह हमारा घर है, 10 बंदों के रहने की जगह है, वहाँ पर 4 से 5 रहते हैं, दैट इज़ द फेवरेबलनेस ऑफ द हैबिटेट, दैट इज़ आवर कैरिंग कैपेसिटी, वी हैव गुड कैरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पर 10 बंदों के रहने की जगह लेकिन 20 या 30 आ जाएं, जिस तरह हॉस्टल्स में होता है, तो वहाँ पर रिड्यूसेस द कैरिंग कैपेसिटी, वहाँ पर अच्छी तरह से बंदा नहीं रह सकता। अब कैरिंग कैपेसिटी फेवरेबलनेस है, इससे पता ये चला कि पेस्ट जिस फील्ड में डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनकी कैरिंग कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, यानी कि वहाँ पर मौजूद इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया जाए जो पेस्ट के लिए बेहतर नहीं हो। अब वो किस तरह से बनाया जाएगा, इसके लिए हम देखते हैं रिड्यूस कैरिंग कैपेसिटी वी
limited the crop number। यहाँ पर हम क्रॉप को थोड़ी अमाउंट में उगाएं, या फिर हम क्या करें, वी डिस्ट्रॉय रिक्वाइजिट्स, वहाँ पर मौजूद जो उनकी एनवायरनमेंट में मौजूद खुराक है, फूड है, शेल्टर है, वहाँ से ले रहे उनकी जो रिक्विसाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, या फिर क्या किया जाए, वी रोटेट द क्रॉप, वी रोटेट द क्रॉप। क्रॉप्स बेसिकली जो मेजर इनकी कैटेगरी है वो दो तरह की होती है, एक ग्रास होती है और एक लेग्यूम होती है, ठीक है, ग्रास और लेग्यूम। अगर वहाँ पर लेग्यूम लगी हुई है जैसे सोयाबीन है, हम उसको रोटेट कर दें किसके साथ, किसी भी ग्रास के साथ। अब ऐसे पेस्ट जो लेग्यूम पर ही फीड करते थे, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ऐसे पेस्ट जो लेग्यूम पे ही फीड करते थे, अब वहाँ पर उनकी खुराक मौजूद नहीं, वहाँ पर तो हमने ग्रास उगा दी। इस वजह से हमने क्या किया कि पेस्ट की रिक्विसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब पेस्ट वहाँ से मजबूर हो जाएंगी दूसरी जगह जाने के लिए। तो इस तरह से हम रिड्यूसिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पेस्ट, देन वी रिड्यूसिंग द पेस्ट नंबर फ्रॉम द फील्ड। दूसरे नंबर पे जो कैरिंग कैपेसिटी है, मेथड्स हैं, वो है रिड्यूस रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। रिड्यूस रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, यहाँ पर हम डील करेंगे विद द पेस्ट। पेस्ट के साथ इस तरह से डील करेंगे कि हम उसके रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को, उसकी जो इनेट एबिलिटी है, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है, उसको रिड्यूस कर देंगे। उसको रिड्यूस किस तरह से करेंगे, ये आगे हमारा पूरा एक क्वेश्चन आएगा, स्टीरल इंसेक्ट टेक्निक्स। अब उसमें देखेंगे कि किस तरह से पेस्ट को के रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स को रिड्यूस किया, पेस्ट की कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस किया। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी, तो हमने थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ा सा पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर लिया। उस पेस्टिसाइड थोड़े से इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि पेस्ट मर गया, उसकी पॉपुलेशन पीक थोड़ी सी डैम्पन हो गई, इकोनॉमिक इंजरी से हम बच गए। अब यहाँ पर अगर हम कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करते, क्रॉप को रोटेट करने लग जाते, हम उनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल से हम के साथ अटैच हो जाते, तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट ऑफ द मैनेजमेंट एक्शन ये ज़्यादा होनी थी दैन दैट द गेन ऑफ द क्रॉप। यहाँ पर हमारी लागत ज़्यादा आ जानी थी और क्रॉप से हमें कम आमदन मिलती थी। तो ये था रिड्यूस नंबर स्ट्रेटेजी। अब रिड्यूस नंबर स्ट्रेटेजी के बाद जो थर्ड स्ट्रेटेजी है वो है रिड्यूस क्रॉप सस्केप्टिबिलिटी। रिड्यूस क्रॉप सस्केप्टिबिलिटी, इसमें बेसिकली क्या होता है कि क्रॉप जो फसल है उसको हम मॉडिफाई करते हैं। उसको हम मॉडिफाई किस तरह से करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। रिड्यूस क्रॉप सस्केप्टिबिलिटी, रिड्यूस क्रॉप को रिड्यूस नहीं करना, सस्केप्टिबिलिटी ऑफ द क्रॉप को रिड्यूस करना है। तो सस्केप्टिबिलिटी का जो मीनिंग होता है वो होता है अट्रैक्शन। ठीक। अब क्रॉप इतनी दिल अजीज है कि पेस्ट दूर से देखकर उसको अट्रैक्ट करेगा, उसकी तरफ आ जाएगा। अब हमने क्रॉप की अट्रैक्शन को रिड्यूस करना है, यानी कि यहाँ पर हमने क्रॉप के इन्वायरमेंट के साथ डील नहीं करना, हमने पेस्ट के साथ भी डील नहीं करना। वी डील विद द प्लांट इटसेल्फ। प्लांट को इस तरीके में डील करना है कि वो पेस्ट को रेजिस्ट करे,
या फिर पेस्ट को टॉलरेट करे, बर्दाश्त करे। बर्दाश्त इस तरह से करे कि वो इकोनॉमिक इंजरी ना होने दें। दो चीज़ें हैं, एक है टॉलरेंस और एक है रेजिस्टेंस। टॉलरेंस और रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद, जहाँ पर या जिधर भी स्ट्रैटेजी डेवलप होगी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि वहाँ पर पेस्ट प्रॉब्लम है। अब वहाँ पर पेस्ट प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल ऐसे प्लांट्स जो टॉलरेट है पेस्ट को, अट्रैक्टिव भी हैं और टॉलरेट भी हैं, यानी कि उनको अपनी तरफ माइल भी करते हैं, फिर उनको बर्दाश्त भी करते हैं और इकोनॉमिक इंजरी भी नहीं होने देते। दैट इज द टॉलरेंस। टॉलरेंस प्लांट्स आर दोज that attract pest and also prevent economic damage। इकोनॉमिक डैमेज, ऐसे प्लांट में पेस्ट को अट्रैक्ट भी करें लेकिन इकोनॉमिक डैमेज भी ना होने दें। अब इस तरीके से क्या होगा कि जो पेस्ट, उनकी जीईपी वैल्यू, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, उनकी लॉन्ग टर्म एवरेज डेंसिटी तो लो नहीं होगी, उनकी जीईपी वैल्यू वो तो लो नहीं होगी, बल्कि क्या रहेगी, मेंटेन ही रहेगी। अब जीईपी वैल्यू भी उनकी पेस्ट की बराबर लो नहीं हो रही, मेंटेन है, लेकिन इकोनॉमिक इंजरी भी नहीं हो रही। दिस कैरेक्टर इज नोन एज द टॉलरेंस। अब दूसरे नंबर पे आता है रेजिस्टेंस। हम प्लांट के साथ इस तरह से अटैच होंगे कि हम प्लांट के रेजिस्टेंस वाले जीन, जो ऐसा प्लांट जिसमें रेजिस्टेंस पाई जाती है पेस्ट के खिलाफ, वहाँ से जीन्स लेंगे और उस प्लांट में इंसर्ट कर देंगे जहाँ पर पेस्ट प्रॉब्लम आई है। तो फिर क्या होगा, वो रेजिस्टेंस जीन उस प्लांट में आकर जब पेस्ट आएगा तो उस पेस्ट को रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्ट करने से क्या होगा, पेस्ट की डेथ होगी। अब रेजिस्टेंस ऐसा करैक्टर है जो इकोनॉमिक डैमेज से भी बचाता है, लेकिन उनका जीईपी वैल्यू, उनको भी क्या कर देता है, लो कर देता है। समझ आया टॉलरेंस और रेजिस्टेंस को। रिड्यूस क्रॉप सस्टेनेबिलिटी इज अ स्ट्रेटेजी इन विच वी डील with the plant, not we deal with the environment, not we deal with the pest itself. We deal with the plants, and the plant having two characteristics. Basically, one is the tolerance and other is the resistance. Tolerance is the character of the plant that tolerate the pest species but prevent the economic damage. But the resistance is resist to the pest species which prevent economic damage and also lower the GEP value of the insects. That is the reduced crop susceptibility. समझ आई? अब हम देखते हैं फोर्थ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी नंबर 4 वो है कंबाइंड स्ट्रेटजी। कंबाइंड स्ट्रेटजी ऐसी पेस्ट स्पीशीज जिनका अब एक स्ट्रेटजी के साथ मामला हल नहीं हो, उनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा, उनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स भी बहुत अच्छे, वहाँ पर मौजूद जो कैरिंग कैपेसिटी है, फेवरेबलनेस ऑफ द एनवायरनमेंट वो भी बहुत ज़्यादा। अब इस नतीजे में हम क्या करेंगे, उस पेस्ट के साथ कंबाइंड स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे, यानी कि वहाँ पर हम पेस्ट के साथ भी डील करेंगे, वहाँ हम एनवायरनमेंट के साथ भी डील करेंगे, वहाँ हम प्लांट के साथ भी डील करेंगे, वहाँ अगर हमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ा वो भी करेंगे, वहाँ हमें रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स का रिड्यूस करना पड़ा वो भी करें, यानी कि जितना कुछ हम कर सकते हैं दैट इज़ द कंबाइंड स्ट्रेटजी। सिंपल वर्ड्स में द कंबाइंड स्ट्रेटजी इज द सम ऑफ 1 2 3 स्ट्रेटजी। कंबाइंड स्ट्रेटजी क्या है, इज द सम ऑफ ऑल
स्ट्रैटेजीज। समझ आ गया कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज? ये थी हमारी बेसिकली स्ट्रैटेजीज। ठीक, अब अगला जो हमने पढ़ना होगा कि पेस्ट टाइप्स। आप देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी आप अगर डेवलप करते हो तो उस स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए आपको पेस्ट टाइप का भी पता होना चाहिए। सही, अगर आपको पेस्ट टाइप का पता होगा तो फिर ही आप उसके अगेंस्ट एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकोगे। अब हम देखेंगे पेस्ट की टाइप्स को, ताकि हम पेस्ट की टाइप्स को देखने के बाद ये प्लान कर सकें कि हमें इस पेस्ट के अगेंस्ट कौन सी स्ट्रैटेजी को डेवलप करना है। अब सबसे पहला टाइप है पेस्ट की सब इकोनॉमिक पेस्ट। सब इकोनॉमिक पेस्ट ऐसा पेस्ट होता है जो इकोनॉमिक इंजरी ना काज कर सके, कितनी भी चाहे उसकी डेंसिटी हो जाए लेकिन वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक ना पहुँचे, दैट इज़ द सब इकोनॉमिक पेस्ट। डेफिनेशन क्या हुई? द पेस्ट which do not cause the economic injury level, it is called sub-economic pest. Definition number 2, the pest which having GEP value lower than that of the EIL, it is known as the sub-economic pest. Definition number 3, ऐसा पेस्ट जिसकी GEP वैल्यू कभी भी ऊपर ना जाए, that is the sub-economic pest. अब sub-economic pest अगर इस तरह का पेस्ट है कि कभी भी इकोनॉमिक इंजरी ना हो, तो आप बताएं मुझे कि इसके अगेंस्ट जो स्ट्रैटेजी डेवलप होगी वो कौन सी होगी? स्ट्रैटेजी जो इसके अगेंस्ट डेवलप होगी वो होगी स्ट्रैटेजी नंबर 1, डू नथिंग। डू नथिंग स्ट्रैटेजी इसलिए क्योंकि अगर हमने यहाँ पर कुछ किया, कोई टैक्टिक इस्तेमाल किया तो उसकी लागत ज़्यादा आएगी लेकिन जो हमने कमाना है वो कम होगा। नेट क्या होगा? हमें नुकसान होगा। अब इस वजह से हम यहाँ पर कुछ नहीं करते। डू नथिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं करते, बल्कि वी डू सर्वे, वी डू सर्वे एंड सैम्पलिंग। हम सर्वे करते रहते हैं उस जगह के, वहाँ से सैंपल इकट्ठा करते रहते हैं और वो सर्वे और वो सैम्पलिंग हमें बताते हैं कि हेयर डू नथिंग इज़ द एप्रोप्रिएट। यहाँ पर कुछ ना करना ही मुनासिब है क्योंकि अगर कुछ करोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। अब दैट इज़ वाई इन केस ऑफ द सब इकोनॉमिक पेस्ट्स वी डू नथिंग। वी डू नथिंग मीन ये नहीं कि हम कुछ नहीं करते बल्कि वी डू समथिंग लाइक सर्वे एंड लाइक सैम्पलिंग। उम्मीद है समझ आ गई। अब हम मूव करते हैं पेस्ट नंबर 2। तो पेस्ट नंबर 2 वो है ओकेजनल पेस्ट। ओकेजनल पेस्ट, ओकेजनल पेस्ट ऐसा पेस्ट which also having the GEP value lower than that of the economic injury level, लेकिन बाज़ दफ़ा ओकेजनली कभी कभार उसकी ग्रोथ जो है, उसकी GEP वैल्यू, उसकी डेंसिटी जो है वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल को टच कर जाती है। जैसा कि अगर ये आप ग्राफ देखो, ये GEP वैल्यू और ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अब GEP वैल्यू बाज़ दफ़ा क्या करती है? इकोनॉमिक इंजरी लेवल को टच करती है। अब इकोनॉमिक इंजरी लेवल को जब टच करेगी तो फिर हम क्या करेंगे? वी टेक सम एक्शन एंड वी टेक सम एक्शन इन सच अ वे दैट वी रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, देन वी रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, देन वी प्रिवेंट द इकोनॉमिक इंजरी। ठीक, अब यहाँ पर हमने इकोनॉमिक इंजरी कम करना है, पॉपुलेशंस को रिड्यूस करना है। अब पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? क्या हम डू नथिंग करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, या सर्वे सैम्पलिंग से गुजारा हो जाएगा? नहीं। अब इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, रिड्यूस करने पड़ेंगे नंबर। अब रिड्यूस नंबर से पता चला कि हेयर द स्ट्रेटेजी विच वी डेवलप इट इज़ द रिड्यूस नंबर स्ट्रेटेजी। रिड्यूस नंबर स्ट्रेटेजी। अब इसके अगेंस्ट जो स्ट्रेटेजी डेवलप होगी वो कौन सी होगी? रिड्यूस नंबर स्ट्रेटेजी।
रिड्यूस नंबर स्ट्रैटेजी, ठीक हो गया। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं माइनर से, इनकी एग्जांपल्स एक एक दे के आपने लिख लेना है, बुक से चेक कर लेना है कि कौन सी एग्जांपल है। और उसके साथ साथ बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट, सब इकोनॉमिक पेस्ट क्या है, उसके बाद ओकेजनल पेस्ट क्या है, इसके बाद आते हैं पेरिनियल पेस्ट। पेरिनियल पेस्ट, पेरिनियल का मतलब होता है मिनिमम 2 इयर्स या फिर 2 साल से ज़्यादा। कोई पेस्ट किसी प्लांट पर 2 साल से ज़्यादा रहे या मिनिमम 2 इयर्स के लिए उस पर रहे और उसको बोलते हैं पेरिनियल पेस्ट। पेरिनियल पेस्ट हो या सेवर पेस्ट हो, इनको हम बोलते हैं की पेस्ट। ये दोनों के दोनों की पेस्ट होते हैं, क्यों? बिकॉज दे काज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। होल प्लांट, प्लांट या प्लांट का फील्ड, पूरे का पूरा फील्ड ये तबाह करके रख देते हैं। क्यों? बिकॉज देयर जीईपी वैल्यू लाइज वेरी क्लोज टू इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इकोनॉमिक इंजरी लेवल के साथ इनकी डिस्ट्रक्शंस होती हैं। अब ये है जीईपी वैल्यू और ये है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इकोनॉमिक इंजरी लेवल के साथ साथ इनकी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन चलती है और ये नुकसान करते हैं बाज़ दफ़ा। अगर ये 2 साल फसल पर रहेंगे तो ये 2 साल में से 6 माह नुकसान नहीं करेंगे और 18 माह नुकसान करेंगे, यानी कि ओकेजनल पेस्ट के बिल्कुल अपोजिट। ओकेजनल पेस्ट में वो कभी कभार नुकसान करते थे और पेरिनियल ये कभी कभार नुकसान नहीं करते बल्कि ये ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज द की पेस्ट, बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द होल प्लांट या होल फील्ड। अब बाज़ दफ़ा ये प्लांट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करते, लेकिन जो उससे आने वाली आउटपुट होती है फ्रूट की सूरत में, किसी सब्ज़ी की सूरत में, वो उसको ब्लेमिशेस काज कर देते हैं। ब्लेमिशेस होते हैं दाग धब्बे, आपने देखे होंगे एप्पल में भी, आपने ऑरेंज में भी देखे होंगे, रस्टिंग सी होती है और बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होती हैं जिसमें ब्लेमिशेस काज होती हैं। बेसिकली दीज काज ब्लेमिशेस। ये ब्लेमिशेस क्या करती हैं? ब्लेमिशेस मेक्स अनएक्सेप्टेबल फूड फॉर द कंज्यूमर। ये ब्लेमिशेस कंज्यूमर्स को ऐसी फूड मुहैया करती हैं जो कंज्यूमर्स खा नहीं सकते। तो जब कंज्यूमर नहीं खाएंगे, प्लांट ने बिल्कुल ठीक दिया फल, लेकिन जब कंज्यूमर के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं तो बिकेगा नहीं तो फिर इकोनॉमिक लॉस होगा, तो फिर इस लिहाज से भी इकोनॉमिक इंजरी होगी। दैट इज़ वाई द पेरिनियल पेस्ट आर नोन एज द की पेस्ट। चौथे नंबर पे आता है सेवर पेस्ट। सेवर पेस्ट जिस तरह पेरिनियल पेस्ट डिस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही सेवर पेस्ट भी डिस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन सेवर पेस्ट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इनका जीईपी वैल्यू लाइज ऑलवेज अबव टू द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। क्यों? ये चेक करें, ये है इकोनॉमिक इंजरी लेवल और ये है इनकी जीईपी लेवल। देखिए बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है कि सेवर पेस्ट ऐसे पेस्ट हैं जो, सेवर का मतलब आपको पता है कि बदतरीन पेस्ट हैं जिनका डेंसिटी, जिनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा क्या है? इकोनॉमिक इंजरी लेवल से ऊपर। अब इकोनॉमिक इंजरी लेवल से ऊपर होने की वजह से ये हमेशा ही डिस्ट्रक्शन करते हैं। इसकी एक एग्जांपल है 1954 में यूएस कैलिफोर्निया में अल्फाल्फा लीफ एफिड
बुक से आप पढ़ लीजिएगा। अल्फाल्फा लीफ एफिड है, ये एक पेस्ट है। इसने 1954 में कैलिफोर्निया में यूएस की स्टेट है, वहाँ पर इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस की, वहाँ पर अरबों रुपए की जो फसल है उसको नुकसान दे दिया। अब पेरिनियल पेस्ट हो या सेवर पेस्ट हो, इनके अगेंस्ट जो स्ट्रेटजी डेवलप होगी ना, वो याद रख लीजिएगा, हमेशा कंबाइंड स्ट्रेटजी डेवलप होगी। अगर यहाँ हम एक स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे तो वो फेल हो जाएगी, जैसा कि इसमें हुआ था 1954 में जब ये आया पेस्ट, उन्होंने पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए। पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए तो ये जो पेस्ट था, इंसेक्ट था, इसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। रेजिस्टेंस जब डेवलप कर ली तो अब ये पेस्टिसाइड के बावजूद वहाँ पर रहने लग पड़ा। जब पेस्टिसाइड के बावजूद वहाँ पर रहने लग पड़ा तो वहाँ पर मौजूद जो नेचुरल एनिमीज थे, बार बार पेस्टिसाइड से वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। अब जो हमारा एम था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था पेस्ट को रिमूव करना है, वो फिर हासिल नहीं हुआ। अब इसके लिए पहले सप्रेशन करनी पड़ती है, फिर उसके लिए इसको एलिमिनेशन इसकी करनी पड़ती है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहली होती है सप्रेशन, सप्रेशन के लिए एक दो स्ट्रेटजी डेवलप कर लो, उसके बाद आपने करनी है इसकी एलिमिनेशन। उसके बाद आप करोगे इसकी एलिमिनेशन करने के लिए आपको इसके कैरिंग कैपेसिटी भी कम करनी पड़ेगी, इन्वायरमेंटल हाजर्ड्स यानी कि पेस्टिसाइड्स भी देने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको क्रॉप सस्टेनेबिलिटी वाला मेथड भी, यानी कि सारी की सारी स्ट्रेटजी डेवलप करोगे तो फिर आप इस मुसीबत से बचोगे। तो ये थे हमारे पेस्ट की 4 टाइप्स, और पेस्ट की 4 टाइप्स के अगेंस्ट जो स्ट्रेटजीज डेवलप होती हैं वो स्ट्रेटजीज, अगर तो आपने स्ट्रेटजीज और पेस्ट वाला अच्छी तरह से कर लिया तो एग्ज़ाम में आप 1 या 2 क्वेश्चन के लिए रेडी रहें। इनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आती वो कमेंट बॉक्स में, वो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर दिया करें, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर दिया करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।